चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद में अब जो है वो चुनाव को लेकर विश्लेषण भी शुरू हो गया है और ये विश्लेषण अलग-अलग स्तरों पर हो रहा है। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में नागपुर शहर की जो 6 सीटें हैं, उनका एक तरीके से विश्लेषण करेंगे और वहाँ क्या कुछ मिजाज है, किस तरीके से चुनाव वहाँ पर होगा, इसकी संभावना हो सकती है और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो पत्रकार मौजूद हैं, जो अपनी पैनी निगाह सारी घटनाओं पर शहर की रखते हैं और ख़ास तौर से राजनीति में रखते हैं। हमारे साथ इरशाद शेख मौजूद हैं, आप सिटी चीफ हैं। पुण्य नगरी के योगेश पांडे जी हैं, आप लोकमत से वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र उत्तलवार जी हैं, दैनिक पुढ़ारी समाचार से। तो सबसे पहले हम जो है इरशाद जी आपके पास में आएँगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें जो अलग-अलग सीटें हैं वहाँ की स्थिति जो है उसका आकलन प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं मध्य नागपुर। तो मध्य नागपुर के बारे में किस तरीके से आप देखते हैं, आपका विश्लेषण है? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य नागपुर जो है उस पे बहुत ज़्यादा निगाहें रही थी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बहुत कम मार्जिन से वहाँ चुनाव जीते थे और कई नए समीकरण जो है वहाँ हमें दिखाई दिए थे। क्या ऐसी स्थिति इस बार भी दिखाई देती है? मध्य नागपुर वैसे देखा जाए तो मुस्लिम बहुल और हलबा समाज बहुल मतदार संघ है, जहाँ पर हलबा समाज के वोट और मुस्लिम समाज के वोट दोनों पर ही दोनों कांग्रेस की मुस्लिम समाज के वोटों पर नज़र होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मुस्लिम समाज को, जिस हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको कि मुस्लिम समाज का वोट है वो हमको ही मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता भी दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज भी अभी थोड़े बहुत जो भी है शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है। उसे भी ये समझ में आ गया है कि कौन किसे मत देना चाहिए और जातिगत व्यवस्था से भी परे उठकर वो सोचने लगा है। इस हिसाब से वहाँ परिवर्तन होगा, दिखाई देगा मतों का। जिस हिसाब से कांग्रेस को लगता है कि पूरे मत हमको मुस्लिम समाज के मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति पूरी तरह से वहाँ नहीं है, ऐसा मुझे तो भी लगता है। इसलिए जैसा कांग्रेस के तरफ से मध्य नागपुर से 33 इच्छुक उम्मीदवार हैं जो जिन्हों टिकट चाहिए। इसमें नंदा पराते हैं जो हलबा समाज से है, जिन्हें लगता है कि भाई हलबा समाज के भी वोट मुझे मुझे मिल जाएंगे और मुस्लिम समाज के भी मिलेंगे। मुस्लिम समाज से नैश नुसरत अली है, बाकी के भी बहुत सारे हैं। इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को भी वहाँ पर मुस्लिम समाज का इस बार फ़ायदा होगा, ऐसी स्थिति है। क्योंकि जिस हिसाब से अब तक जो कांग्रेस की सरकार रहती थी, तो मुस्लिम समाज के लिए जो आर्थिक विकास महामंडल था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आर्थिक विकास, उसमें बहुत कम निधि अब तक मिलता आया है। महायुति सरकार ने उसमें भरीव निधि उन्होंने दिया है। लाड़की बहन योजना का बड़ी मात्रा में फ़ायदा मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी लिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में सिर्फ हिंदू समाज के तीर्थस्थल नहीं है, तो उसमें अजमेर जैसा तीर्थस्थल है जो मुस्लिम समाज के लिए है, उसका भी फ़ायदा उनको हो रहा है। बांधकाम कामगार की योजना हो गई, या शिक्षण का स्तर जो बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। अभी फ़िलहाल में मोमिनपुरा में ई लाइब्रेरी दी है। इन सभी को देखते हुए मुस्लिम समाज के वोट एक तरफा किसी पक्ष को जाएंगे, ऐसा कह पाना मुश्किल है। इसका फ़ायदा बीजेपी को भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति वहाँ पर फ़िलहाल तो भी दिख रही है। और हलबा जो वोट है उनकी क्या स्थिति आपको लगती है? क्योंकि अभी जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद भी हलबा समुदाय से आते हैं और एक सवाल अभी आपने मुस्लिम मतदाताओं की बात की, तो जो बातें आप कह रहे हैं और जो एनालिसिस आपका अभी है, वो लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम क्यों नहीं दिखाई दिया? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि मुस्लिम समाज के वोट उन्हें मिले। गडकरी जो चुनावी मैदान में थे, केंद्रीय मंत्री, उनकी छवि, उनकी राजनीति करने का जो तरीका है वो भी इस तरीके से था कि मुस्लिम जो समाज है वो भी उनको बहुत मानता है। तो ऐसे में वो उन्हें बतौर अपना मत दे सकता है एक बेहतर चॉइस के तौर पर। बावजूद उसके मुस्लिम समाज ने उतना मत जो है वो गडकरी को नहीं दिया था लोकसभा चुनाव में। ये हर बार एक भ्रम फैलाया जाता है या बोला जाता है कि माइनॉरिटी है तो वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी भी बीजेपी को वोट देता है। हलबा समाज का अगर आप कहें तो हलबा समाज में इस तरह देखा गया है कि हलबा समाज का उम्मीदवार भले किसी पक्ष का हो, लेकिन हलबा समाज पूरी तरह से उसके सपोर्ट में होता है। लोकसभा में
प्रमाण भले ही थोड़ा कम रहा होगा मुस्लिम समाज का बीजेपी को वोट देने का, लेकिन वो प्रमाण बढ़ा है। जो 2% था वो 5 पे गया है। और इस बार जिस हिसाब से राज्य सरकार ने योजनाएं लाई है जिसका फ़ायदा मुस्लिम समाज को भी बड़ी मात्रा में हुआ है, तो इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। बस एक है कि बीजेपी को भी उसको किसी न किसी तरह से प्रमोट करके उन तक वो सब बातें पहुंचानी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि वहाँ जो है कोई मुस्लिम कैंडिडेट दे दें। अब तो स्थिति ये हो रही है कि जो अब तक जो मध्य नागपुर की राजनीति हम देखते थे और जिस तरीके से उम्मीदवार जो है वो हलवा समाज का रहता था, इस बार ये भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपुर में अपने उम्मीदवार को बदल भी सकती है। मध्य नागपुर से इस बार उम्मीदवार बदला जा सकता है, लेकिन और जो उम्मीदवार दिया जाएगा उस उम्मीदवार के प्रति मुस्लिम समाज में भी अच्छी भावनाएं हैं। उनके जो भी उनके पिताजी भी जो थे, उनके पिताजी के प्रति भी उनके मुस्लिम समाज में अच्छी भावनाएं थी। और फिलहाल में जो ई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट मोमिनपुरा में दिया गया है उसका निश्चित तौर पर वहाँ पर फ़ायदा होगा और ये समाज समझ रहा है। हम योगेश जी के पास चलेंगे। योगेश जी, आपके पास हम चलेंगे, आएँगे और बातचीत हम करेंगे कि पूर्व नागपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लेकर। वहाँ की क्या किस तरीके से स्थिति देखते हैं? उसे तो दक्षिण-पश्चिम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे भी ज़्यादा सेफ भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से माना जाता है। बराबर है। लोकसभा में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा लीड जो है नितिन गडकरी जी को, वो पूर्व नागपुर से ही थी। और आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, नागपुर में सबसे ज़्यादा विकास कार्य जो है वो पूर्व नागपुर में आए हैं। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी वहाँ पर आया, अभी फ्लाईओवर्स वहाँ पे बन रहे हैं, कई सारे जो उद्यान हैं वो वहाँ पर बने हैं। साई जैसा प्रोजेक्ट हो या फिर सिम्बोसिस हो, अभी नरसिंह मुंजी का जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर आ रहा है, KG to PG वहाँ पे सुविधा रहेगी। तो आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ का पॉपुलेशन का विविधता है, लोक संख्या में विविधता है, उसको देखते हुए वो बीजेपी का एक गढ़ बन गया है। पिछले 3 चुनाव से लगातार कृष्णा खोपड़े वहाँ से जीतते आ रहे हैं और इस बार यही माना जा रहा है कि उनकी टिकट लगभग तय है। लेकिन भाजपा का ये जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनके खिलाफ अगर थोड़ी सी भी नाराज़ी है तो उम्मीदवार के बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए। लेकिन कृष्णा खोपड़े जी का जिस तरह से काम है, लोगों के बीच में जाके वो काम करते हैं, उनके ऑफिस में भी आप जाइए तो सुबह शाम वहाँ पर भीड़ रहती है। तो ऐसे हालात में बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी और शायद उन्हें ही रिपीट करने की संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ कोई भी ऐसा मजबूत उम्मीदवार वहाँ पर नहीं है। आप देखिए 2014 का चुनाव, वहाँ पर अलग उम्मीदवार था, 2019 में उम्मीदवार बदला गया। पुरुषोत्तम हजारे जी जो इतना नोन फेस नहीं थे, उनको वहाँ पर लाया गया और वो उनकी हार वहाँ पर लाजमी थी कि वो हारनी ही है। लेकिन जो डिफरेंस था हार का, वो कम था। 23-24 हज़ार मतों से ही कृष्णा खोपड़े जीत के आए थे। लेकिन बाद में जिस तरह से 5 साल में काम हुए और लोकसभा में हमने देखा है कि लगभग 73-74 हज़ार से नितिन गडकरी जी को वहाँ पे लीड थी। तो पूरा कॉम्बिनेशन देखते हुए कृष्णा खोपड़े जो है उनको शायद टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। और कांग्रेस का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी नहीं रही कांग्रेस की। अगर बूथ लेवल पे भी देखा जाए तो कांग्रेस बूथ लेवल पे वहाँ पर बहुत वीक दिखाई देती है और वहाँ पर व्यापारी कम्युनिटी भी है, वहाँ पर गरीब तबका भी रहता है। इन सबके साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की कला जो है, वो कला या फिर जिस तरह से उन्होंने भाजपा ने कार्य किया था, बूथ लेवल पे जाके कार्य किया था, तो लगातार इनसे संपर्क जो है वो बना हुआ था। और इसी वजह से जो है वो भाजपा दक्षिण पश्चिम से ज़्यादा जो है भाजपा का गढ़ आज की तारीख में पूर्व नागपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुका है। जबकि ऐसी भी स्थिति है कि वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। जैसा आपने ज़िक्र किया कि अलग-अलग समुदाय के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा सेफ सीट है। लेकिन कांग्रेस के कई सारे जो दावेदार हैं वो निकल कर आ रहे हैं इस सीट से। निर्दलीय जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ हिंदी भाषी उम्मीदवार भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो उस विधानसभा क्षेत्र की विशेषताएँ हैं वहाँ पर जो है उन्हें संभावना मिल सकती है। तो विपक्ष के और निर्दलीयों की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इनकी भूमिका जो है वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कमज़ोर कर सकती है मौजूदा स्थिति में? ये यही सीट है पूर्व नागपुर, जिसकी वजह से ये पता चला था कि महायुति जो है इसमें ऑल इज़ वेल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर आभा पांडे जी जो राज्य महिला आयोग की सदस्य है, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूंगी, अगर मुझे उम्मीदवारी मिलती है तो भी लड़ूंगी, नहीं मिलती है तो भी लड़ूंगी। अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उनकी भी नहीं सुनूंगी। और उन्होंने ये मैसेज उन्हें कन्वे किया था और वो प्रचार के लिए लग चुकी है। तो कुछ भी करके इस चुनाव में लड़ना है, ये निश्चित है। तो
उनके जो खास करके जो बूथ है, उन एक वक्त में वो पार्षद थे, उनका वहाँ पर एक प्रभाव है। तो जो बूथ उनके अंडर आते थे या जहाँ पर उनका प्रभाव है, वहाँ पर ज़रूर बीजेपी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भी हमें जानना होगा कि ये वही बूथ है जहाँ पर लोकसभा में नितिन गडकरी जी को बहुत ज़्यादा वोटिंग जो है हुई थी। और अगर हम देखें तो हिंदी भाषिक, हाँ बिल्कुल हिंदी भाषिक बढ़ रहे हैं, खास करके मध्य प्रदेश से, रीवा से जो लोग यहाँ पर नागपुर में आए हैं काम के लिए, वहाँ पर कई जगह पर जो है वो बसे हुए हैं। अगर हम वर्धमान नगर का इलाका देखें या फिर देशपांडे लेआउट, ये जो इलाका है यहाँ पर गुजराती और व्यापारी कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी ये ज़्यादा रहती है। तो ऐसे इसमें हिंदी भाषी का अगर कोई उम्मीदवार आता है तो हो सकता है कि कुछ वोट बोल रहा हूँ मैं, वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आभा पांडे जी की वजह से कुछ हद तक जो है वोट शायद शिफ्ट हो जाए, लेकिन कांग्रेस वही वीक है। तो कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार वहाँ पर निश्चित नहीं किया है, अलग अलग लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नोन फेस जो है कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर नहीं है। तो उसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। और ख़ास करके अभी नए वोटर्स जो है उसको लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं, और नए वोटर्स भी इनके साथ कैसे जुड़े, इसके लिए काम शुरू है। और किसी समय पूर्व नागपुर जो है वो कांग्रेस का बड़ा गढ़ रहती थी, लेकिन अब जो है ये सीट तो वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ है। हम राजेंद्र जी आपके पास में आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण नागपुर को लेकर क्या कुछ आपका एनालिसिस है, अध्ययन है। दक्षिण नागपुर को में मौजूदा विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का है, ये तय है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही वहाँ पे विधायक था, उसकी टिकट बदल दी गई, फिर मोहन मते आ गए, वो मौजूदा विधायक हैं। लेकिन दक्षिण नागपुर पर विपक्ष का बहुत ज़्यादा जोर है। विपक्ष के नज़रिए से ये हम कह सकते हैं कि नागपुर शहर की दक्षिण नागपुर एक सीट है जहाँ पर कुछ बड़ा काम जो है वो विपक्ष के दलों के द्वारा किया जा सकता है। उस पर जो है वो शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ भी दावेदारी अपना कर रहा है। कांग्रेस उस सीट को छोड़ना नहीं चाहती। क्या कुछ स्थिति आपको लगती है? निश्चित तौर पर ये दक्षिण नागपुर जो है, पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पे देखने को मिली। मध्य और दक्षिण ये जो सीटें हैं ये कांग्रेस ने कुछ हज़ार मतों से गंवाई है, इसलिए निश्चित तौर पर इन दोनों सीटों पर बीजेपी को भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत दिख रही है। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ से 34,000 की लीड जो है वो नितिन गडकरी जी को मिली है। इसका मतलब ये है कि ये एक समय जो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहा दक्षिण, अभी वो बीजेपी के पास गया ऐसा दिखता है। गए कुछ 5 सालों में वर्तमान जो विधायक है मोहन मते, इन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पे काम भी बहुत किए हैं, बस्तियों में कनेक्ट भी है उनका। वैसे कांग्रेस के तरफ से गिरीश पांडव जो है उन्होंने भी सतत संपर्क बनाए रखा है, इसलिए फिर एक बार इन दोनों में कड़ा मुकाबला होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन यही मतदार क्षेत्र में शिवसेना उभाटा की तरफ से भी दावेदारी है। प्रमोद जी मानमोड़े है, किशोर कुमेरिया है, दीपक कापसे है। उसके बाद में यहाँ शिवसेना शिंदेगढ़ भी दावेदारी कर रहा है। तो महायुति में भी उम्मीदवार बदलने के भी मांग हो रही है। एक्स एमएलए यहाँ से रह चुके हैं सुधाकर खोड़े, उन्होंने भी इस बार अपनी दावेदारी बैनर पोस्टर के माध्यम से कुछ हद तक दिखाई है। एक देखते हुए भाजपा और कांग्रेस में इस दक्षिण नागपुर में कड़ा संघर्ष होने जा रहा है। और टिकटों को लेकर अगर पेच बना रहा तो यहाँ ऐसा भी बोला जा रहा है कि पिछले बार जो सांगली पैटर्न देखने को मिला वो नागपुर में या विदर्भ में दक्षिण नागपुर से शुरुआत हो सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। मौजूदा जो विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की स्थिति रही, बहुत कम वोटों से जो है मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो वहाँ पर जीते थे, मोहन मते, उनके काम को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो सिर्फ धार्मिक आयोजनों में उनकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, बनिस्बत की कोई ठोस और मूल काम जो है विकास के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किए जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी उन्हीं को एक रिपीट करेगी, या ये चर्चा भी बहुत हो रही है कि नागपुर शहर में कई जो सीटें हैं वहाँ पर उम्मीदवारों को बदला जाएगा और उनमें दक्षिण नागपुर भी जो है वो एक है?
नहीं, विकास कामों के बारे में अगर बोला जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके विकास काम जो कुछ शहर में हुए उसका लाभ दक्षिण नागपुर को भी काफ़ी हद तक मिला है। इसलिए सीमेंट रास्ते के लेकर बाकी भी विकास काम जो है, या NIT गार्डन हो या सक्करदरा तालाब की बात हो, तो ये सब चीज़ों में वर्तमान विधायक जो मोहन मती, इन्होंने बहुत हद तक काम किया है और कनेक्ट भी है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर कनेक्ट देखा जा रहा है और सामाजिक उपक्रमों के अलावा धार्मिक उत्सवों में गए 2-4 महीनों में ये निरंतर रूप में दोनों की कंपटीशन यहाँ पे देखी गई है। तो 34,000 की लीड अगर लोकसभा मिली है तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ बीजेपी कैंडिडेट बदलने की कोशिश करेगी। तो कुल मिला के यहाँ कांग्रेस और बीजेपी पुराना ही संघर्ष देखने को मिल सकता है। हमारे साथ विकास वैद्य हैं दहितवाद के। सर, ये बताएं कि उत्तर नागपुर को लेकर क्या कुछ स्थिति लगती है आपको? ऐसा ये माना जाता है कि एक ये सीट है नागपुर शहर की जिसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो उसे जीत सके या बहुत अच्छी फाइट भी दे सके। हालांकि इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतियां जो हैं वो बनाई हैं। संघ के लोग भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बहुत काम किया है और संविधान वाला जो नैरेटिव था पिछले लोकसभा चुनाव में, उसने बहुत ज़्यादा असर इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर डाला था। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ स्थिति रह सकती है? आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि अभी भी उत्तर नागपुर में बीजेपी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट प्रिपेयर्ड जिसको बोलते हैं, या तो किसी कैंडिडेट को बोला गया है कि आप लड़ने के लिए तैयार रहो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। 2014 में डॉक्टर मिलिंद माने चुन के आए थे, वो एक मोदी वेव थी उस वक्त, लेकिन लास्ट इलेक्शन में हमने देखा कि नितिन राउत का पलड़ा फिर से भारी रहा। और इस बार नितिन राउत जी ने जो एक अपना कनेक्ट इस्टेब्लिश किया है, नॉर्थ नागपुर ये बेसिकली एक दलित बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, बट नितिन राउत का जो बाकी जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ है, बहुत अच्छा कनेक्ट है, जो कि बीजेपी का अभी तक कैंडिडेट वहाँ पे किसको कैंडिडेचर मिलेगा, क्योंकि अभी परसों अगर नोटिफिकेशन जारी हुई है तो अभी केवल अगर इलेक्शन जाहिर होते हैं तो एक 40 दिन का ही अवसर मिलता है। तो इस अवसर को कौन कैंडिडेट किस तरह से उत्तर नागपुर में उठा सकता है बीजेपी में, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक ऐसी सीट जो नागपुर के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस की पक्की सीट अपन बोल सकते हैं कि जो नितिन राउत की है, और उनका पलड़ा वहाँ पे भारी है और बीजेपी अभी तक कैंडिडेट ढूंढने में नाकाम रही है। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ फाइट देने वाली स्थिति में भी है? फाइट देने वाली आज की स्थिति में फाइट देने की स्थिति में नहीं है। जैसे एक कोई सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा था कि ज़्यादातर कौन सी किसको कैंडिडेचर मिलेगा और ये सीट शेयरिंग और ये अल्टीमेटली जो उम्मीदवारी जो जाहिर होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर किसी को कैंडिडेचर मिलता है तो किस तरह से बीजेपी फाइट करेगी। एक सिर्फ एडवांटेजेस बात जो बीजेपी के बारे में कही जाती है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में कैंडिडेट का महत्व उतना नहीं रहता जितना पार्टी और उतनी संगठन जो उनका जो है। जैसा इस बार आरएसएस काफ़ी मात्रा में बाहर निकली और ऑलरेडी उन्होंने एक तरीके का एक प्रचार जो है वो शुरू किया है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी उस हिसाब से मतलब जीतने के इसमें नहीं है। हम योगेश जी आपके पास आएंगे और अब चर्चा उस कॉन्स्टिट्यूंसी की होगी जिस पर सारे राज्य की निगाह लगी हुई है और सारे राज्य के विपक्षी दलों के केंद्र में जो नेता हैं वो हैं। तो दक्षिण पश्चिम की हम बात करते हैं, बड़ा जोर लगाया जा रहा है दक्षिण पश्चिम में किस तरीके से स्थिति है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो विधायक हैं। हाई प्रोफाइल सीट है पूरे महाराष्ट्र की और ख़ास करके विरोधियों का पूरा ध्यान इसके तरफ है। अगर हम देखें दक्षिण पश्चिम का एरिथमेटिक अगर हम देखें तो लगातार पिछले 2-3 चुनावों से वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी की लीड कम होते आ रही है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नितिन जी गडकरी, उनकी भी लीड वहाँ से कम होती आ रही है। तो लोकसभा और विधानसभा यहाँ पर लीड कम हो रही है, लेकिन दूसरी बाजू ये है कि वहाँ पर कांग्रेस या फिर विरोधी दल जो है वो मजबूत नहीं है। वहाँ पर कोई एक जैसे पूर्व नागपुर में स्थिति है उसी तरह से दक्षिण पश्चिम में है कि कांग्रेस ने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज के तारीख में प्रफुल्ल गुर्दे जी का नाम चल रहा है, लेकिन उनका जो प्रभाव है
वो जयताड़ा और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ तक ही सीमित है। अगर बाकी जगह आप देखोगे तो होर्डिंग तो लगते हैं, लेकिन वोटर जो है वो उनके बाहर नहीं निकलते। बूथ लेवल पर वहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो मजबूत नहीं है। तो अभी के हालात ऐसे हैं। लोकसभा में कुछ लोगों की नाराज़गी भी थी अलग अलग विषयों को लेके। कई सारे विकास कार्य जो है वहाँ पर धीमी गति से चल रहे थे और इसी वजह से लोगों में नाराज़गी थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को ये ध्यान में आ गया और उन्होंने एक दौरा किया था 2-3 दिन का। जो काम वहाँ पर रुके पड़े हैं या स्लो डाउन हो चुके हैं उसको फास्ट ट्रैक कैसा किया है, जैसे निर्देश उन्होंने दिए। तो आज की तारीख में कई सारे काम जो है वो लगभग कंप्लीशन के कगार पर है। ये एक बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ऐसी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जिसे कहते हैं, जैसे पूर्व नागपुर में है, मध्य नागपुर में, ऐसी समस्याएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ की समस्याएं थोड़ी अलग है। यहाँ पर गटर लाइन ब्लॉक होना, यहाँ पर पानी नहीं आना, ये समस्या नहीं है। बट यहाँ पर कचरे की समस्या है, यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या है। ये जो समस्या है ये नागपुर महानगर पालिकाओं को लेकर जो समस्या है इसके यहाँ पर तादाद ज़्यादा है। तो यहाँ पर जिस तरह से समस्या है तो लोगों के बीच में जो नाराज़गी थी वो दूर करने का बीजेपी की तरफ से प्रयास शुरू है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने अधिकारों को लेकर भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, इसीलिए अगर कोई दिक्कत उन्हें होती है तो उसकी आवाज़ भी वो बुलंद करते हैं। सवाल ऐसा है कि ये चुनाव बतौर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कितना महत्वपूर्ण है मौजूदा दौर की राजनीति में। और आपने जो एक बात कही कि अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस की खुद की लीड जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। ऐसे में विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और जिस तरीके से मौजूदा दौर में परिस्थितियाँ हैं उसके मद्देनज़र विपक्ष को एक तरीके से चमत्कार होने की उम्मीद है। और एक सवाल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भी जो उनके नेता हैं उनके जो आपसी वैमनस्य है, उनका जो आपसी मनमुटाव है उसको लेके चिंतित है। इसका जिक्र तो मुख्यमंत्री ने खुद जो कार्यकर्ताओं का अपना संबोधन हुआ था उसमें किया था और बड़ा भावनात्मक भाषण भी दिया था। ये कोई चिंता की बात हो सकती है भारतीय जनता पार्टी? मनमुटाव जो है ये बड़े नेताओं में नहीं है। ऐसी चर्चाएं आती है कि बड़े नेताओं में मनमुटाव है, लेकिन ये दोनों नेता साथ में बैठ के कई बार रणनीति जो है वो तैयार करते हैं। मैं छोटे नेताओं की बात कर रहा हूँ, छोटे नेता जो महानगर पालिका स्तर के या पार्षद स्तर के जो है, हाँ, उनके बीच में ज़रूर मनमुटाव है। और ख़ास करके पिछले 2022 से लेके अब तक चुनाव नहीं हुए हैं यहाँ पर महानगर पालिका के, तो लोगों में जो है ये लोग पूछते थे भैया हमारा काम नहीं हुआ, तो इससे अच्छा है आउट ऑफ रीच चले गए कई सारे लोग। और आउट ऑफ रीच चले जाने से जो है ये कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा, ये पदाधिकारी काम नहीं करता, जब टिकट चाहिए तभी आना रहता है। इस तरह से अनबन शुरू हो गई और इसलिए मनमुटाव जो है थोड़े बहुत बढ़ गए थे। लेकिन ऐसे मनमुटाव जो है वो दूर करने के लिए पार्टी प्रयासरत है और जो प्रांत स्तर के कार्यकर्ता है वो भी इसके लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात जो है देवेंद्र फडणवीस जी की लीड जो है कम होने की, इस बार टारगेट रखा है कि लगभग 70 से 75 हज़ार वोटों के ऊपर उनकी लीड रहे। पिछले बार आशीष देशमुख जैसे एक नए उम्मीदवार यहाँ पर थे जिनका दक्षिण पश्चिम से कोई लेना देना नहीं था, खास करके कांग्रेस के लोग भी उनके साथ नहीं घूम रहे थे, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस का जो मताधिक्य है जो वो 50 हज़ार के ऊपर नहीं जा पाया था। तो उसके साथ में जो अगर हम देखते हैं तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, तो या ये जो पूरा इलाका है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ये वाइट कॉलर लोगों की है और ये लोग जो है अगर छुट्टी साथ में आती है तो वो वोटिंग स्किप करके बाहर चले जाते हैं। तो ये अपने अधिकार की बात करते हैं, हमारा ये अधिकार है, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो ये लोग दूर चले जाते हैं। तो इन लोगों को इस बार कर्तव्य निभाना होगा। कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को आप वोट दो, इंडिपेंडेंट को वोट दो, लेकिन आप वोट दो, नहीं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम 1962 से लेके अब तक का पूरा डेटा अगर हम निकालें तो पूरे नागपुर शहर की अगर हम बात करते हैं तो आज तक 60% के ऊपर ये पूरा एवरेज जो है वो नहीं गया है। और 1999 से लेके अब 2024 आ गया है, 1995 से लेके अभी 2024 29 साल हो गए। अब तक अगर उस दरम्यान का अगर हम एवरेज देखें तो वो 55% के ऊपर भी नहीं गया है। तो यही बात है कि अधिकार और कर्तव्य इसके बीच का फ़र्क जो है लोगों को समझना होगा। कांग्रेस के तरफ से चमत्कार की आशा बहुत कम है, कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है। और अगर उन्होंने 3-4 साल पहले ही अगर ऐसा कैंडिडेट उतारा होता मैदान में कि जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के बीच का चेहरा है, तो शायद कुछ चित्र अलग हो सकता था, फाइट टफ हो सकती थी। लेकिन आज की तारीख में प्रफुल्ल गुर्दे जी का नाम चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से उनके पोस्टर्स, होर्डिंग भी लग रहे हैं, लेकिन होर्डिंग के आधार पे चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जो है वो बूथ के आधार पे जीते जाते हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पे जीते जाते हैं।
और कांग्रेस के बीच में जो जिस तरह से मनमुटाव की स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है, तो उसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। इस बार चुनाव आयोग ने भी चतुराई दिखाई है कि बुधवार को वोटिंग रखी है सप्ताह के बीच में, ताकि लोग जो है छुट्टियां मनाने नहीं जा सकें। आपके पास में आएंगे सर, आपसे अब हम बात करेंगे पश्चिम नागपुर की। तो नागपुर में 4 में से 2019 में जो स्थितियां रही कि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में रही है और 4 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में रही है। जो मौजूदा विधायक है पश्चिम नागपुर से, वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक्सपीरियंस नेता हैं। आपको क्या लगता है कि पश्चिम नागपुर में क्या कुछ स्थितियां आपको दिखाई देती हैं, क्या संभावना है और क्या कुछ हो सकता है? पश्चिम नागपुर देखिए, पश्चिम नागपुर पिछले 4 या 5 टर्म से, मतलब वहाँ से देवेंद्र फडणवीस जी भी चुनाव लड़े हैं और जीत के आए हैं वो वहाँ पे। तो बीजेपी का पलड़ा हमेशा वहाँ पर भारी रहा पश्चिम नागपुर में। और मतलब पिछले पिछले 4-5 टर्म की अगर अपन बात करें, क्योंकि 2009 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ वेस्ट बनी, तब देवेंद्र फडणवीस वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट ही चुन के आए। लास्ट टाइम ऐसा हो गया कि लास्ट टाइम विकास ठाकरे का जो एक अप्रोच था और सुधाकर देशमुख की तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसके कारण विकास ठाकरे वहाँ से जीत के आए। और ऐसा कहा जाता है कि इवन आरएसएस और कोर बीजेपी वोटर जो है, उन्होंने भी विकास ठाकरे को वोट दिया। और दूसरी बात अपने को एक कबूल करनी पड़ेगी कि विकास ठाकरे ने पिछले 5 साल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा कनेक्ट रखा। एक उसको एडवांटेज उसने एक चीज़ का लिया कि चूंकि सिविक बॉडी के इलेक्शंस हुए नहीं एनएमसी के, तो कॉरपोरेटर्स नहीं है, तो एवरी पर्सन पश्चिम नागपुर का वो विकास ठाकरे को अप्रोच होता था और विकास ठाकरे उसका सॉल्यूशन देता था हर समस्या का। तो विकास ठाकरे का ये कनेक्ट रहने के कारण आज की तारीख में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। और जैसा अभी योगेश जी ने कहा कि एक बूथ वाइज जो बूथ को एक मजबूत कराने की बात जैसे अमित शाह ने की थी, उसमें मैं थोड़ा सा एक बदलाव करना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला था कि कैटेगरी ए, कि जहाँ पे वोटर्स है, वहाँ पे जो बीजेपी को ही वोट करेंगे, वहाँ पे 10% वोटिंग बढ़ाने का। और बी एंड सी जो है कि जहाँ पे शायद बीजेपी वोटर्स कम हो सकते हैं, वहाँ पे बीजेपी का 10% वोटिंग बढ़ना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जा सकती। अभी ऑफकोर्स वो जो जब ग्राउंड लेवल पे अपन काम करते थे, ग्राउंड लेवल पे किस तरह से उसको उतारा जाता है, उसको अगर देखा जाए, और यही अपन देखा जाए तो नॉर्थ नागपुर की तरह पश्चिम नागपुर में भी बीजेपी का अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं है कि किसको उतारेंगे वो। तो हर नाम आ रहे हैं, संदीप जोशी का नाम आ रहा है, दयाशंकर तिवारी कई महीनों से वहाँ वो घर करके रह रहे हैं, जयप्रकाश गुप्ता जी का नाम आ रहा है कि नहीं हिंदी लॉबी को ये मिलना चाहिए, प्रगति पाटिल का नाम आ रहा है, फिर जो रमेश चोपड़े हैं उनकी वाइफ का ऐसा बोला जाता है कि उनकी वाइफ अगर खड़ी रही, जो कि एक अपन ये बोलते हैं ना कि बहुत चर्चित नाम नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आ सकती है, जबकि उसका नाम चर्चा में नहीं है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आज क्या हो गया, आज विकास ठाकरे ये 2019 का नहीं है, आज विकास ठाकरे 2024 का है, जो लोकसभा लड़ चुका है, जो कांग्रेस का सिटी प्रेसिडेंट है, जिसका एक कांग्रेस के एआईसीसी में भी वजन है और नागपुर में उसको पब्लिक जानती है, और दूसरा पश्चिम नागपुर में उसका कनेक्ट है, वो देवी है, गणपति है, सारी चीज़ें हैं। तो आज उसके नाम पर 20,000 25,000 की क्राउड जमा होती है, और उसका एक जो कनेक्ट जिसके कारण उसने लोगों के काम किए, वो रुकता था जहाँ गाड़ी ये करी, और एक कॉमन मैन जिसको अपन बोलते हैं ना कि मास का एक नेता, कि जिसको लोग विकास सर नहीं बोलते, उसको बोलते विकास भाऊ बोलते, कोई विकास बोलेगा। और लोग यहाँ तक मानते हैं कि भाई जब विकास जीता, तब लोगों ने ये बोला कि हम आमदार बन गए, इस तरीके की भावना। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी के लिए बहुत भारी जाने वाली है। वो कौन सा कैंडिडेट वो देते, किस तरह से काम करते, बट आज की तारीख में विकास ठाकरे का पलड़ा वहाँ पे भारी दिखता है। तो मतलब ये एक ऐसी सीट है जिसमें कांग्रेस जो है वो आसानी से जीतती हुई हमें दिखाई दे सकती है, या मजबूत स्थिति में है मौजूदा दौर में, चाहे वो उत्तर नागपुर हो और चाहे जो है वो पश्चिम नागपुर हो। तो इस तरीके से जो है वो स्थिति है। हमने जो विदर्भ नागपुर की 6 जो विधानसभा सीटें हैं शहर की, उनका एक तरीके से वहाँ क्या कुछ स्थिति मौजूदा दौर में
दिखाई देती है उसका एक तरीके से विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। उन लोगों के माध्यम से, उन पत्रकारों के माध्यम से जो स्थितियों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। हालांकि राजनीति का रंग पल पल बदलता है और अभी तो राजनीति की शुरुआत हुई है, तो ऐसे समय में क्या कुछ राजनीतिक दांव पेच खेले जाएंगे और खिलवाए जाएंगे और उसके बाद में क्या अंतिम परिणाम निकलेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।